हेलो बच्चों। चलिए दोस्तों, आज हमें अपने नए सफर की शुरुआत करनी है। आज कुछ बात होगी, खास होगी। आज हमें पहाड़ियों और वादियों में नहीं जाना है। हमें बात करनी है एक बेहतरीन प्रमाण की, जो कि एच हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि जैसे ही किसी मेटालिक सरफेस पर लाइट फॉल करती है, फोटोन स्ट्राइक करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाएगा, यानी करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसी प्रमाण की हमें बात करनी है। यहां से हमें यह पता चलता है फोटोन्स का पार्टिकल बिहेवियर होता है। जैसे फोटोन स्ट्राइक हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। आइए इसकी बेहतरीन अंदाज में बात करें। हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और इससे जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट की, जो कि परफॉर्म किया एच हर्ट्ज ने। उसके बाद आइंस्टाइन ने साथ दिया, और जैसे ही आइंस्टाइन ने साथ दिया तो मैथमेटिकल इक्वेशन भी आ गई इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई। आइए काफी सारी गुत्थियों को सुलझाते हैं जो कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट है क्या। When certain metals were exposed to a beam of light, क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड। These electrons were named as फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लाइट फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। देखिए कैसे, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो आपने रियलाइज किया होगा, हर केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है फोटोन स्ट्राइक हो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ना हो पाए। ऐसा हो सकता है फोटोन स्ट्राइक हो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाए। ये क्या बात है? बिल्कुल सही बात है। ऐसा हो सकता है अगर कम एनर्जी का फोटोन हुआ, कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन हुआ, ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन हुआ, तो ऐसा हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो पाए। देखिए, यहां से यहां एनर्जी इंक्रीज करते हैं, फोटोन की एनर्जी इंक्रीज करते हैं। फोटोन की एनर्जी इंक्रीज करने पर क्या होगा? यहां हमारे पास इतनी एनर्जी है फोटोन की, जस्ट इलेक्ट्रॉन कहां तक आ पाए? सरफेस तक आ पाए। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी? काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और एनर्जी इंक्रीज करने पर, फोटोन की और एनर्जी इंक्रीज करने पर क्या होगा? देखिए, सरफेस तक तो आ जाएगा। रिमेनिंग एनर्जी का क्या होगा? रिमेनिंग एनर्जी इसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। जी हां, एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए रिक्वायर्ड होगा, और रिमेनिंग पार्ट से क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जितनी भी रिमेनिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। और देखिए, इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? उस एनर्जी को वर्क फंक्शन बोला जाएगा। आइए इसकी बेहतरीन अंदाज में बात करें। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। जी हां, मेटल सरफेस से एस्केप करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। और इसको फाइ से भी डिनोट किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, क्यों एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इसे क्या होगा। आइए इसकी बात करें डिटेल में। ये मेटल एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है। इसको, इस एटम का न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करता ही है। जो नेबरिंग एटम होंगे उनके न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्लियर है बात? तो देखिए, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ रही होगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें ओवरकम करना होगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस तक आ पाएगा। मानते हो नहीं मानते हो बात? अगर मानते हो तो देखिए, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम मेटल के सरफेस तक लाना चाहते हैं तो इसको खिलाना होगा पैकेट, लालच देना होगा। इसको एनर्जी पैकेट हमें खिलाना होगा, यानी इसको फोटोन खिलाना होगा। फोटोन के खाने के बाद क्या होगा? एक मिनिमम एनर्जी का फोटोन खिलाएंगे ताकि इलेक्ट्रॉन जस्ट कहां तक आ पाए? सरफेस तक आ पाए। ये इलेक्ट्रॉन इस बंधन को तोड़ते हुए, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए कहां जाएगा? एनर्जी इंक्रीज हो गई है, फोटोन खा लिया इसने, ये सरफेस तक आ जाएगा। और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, ये क्या है? ये वर्क फंक्शन है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। इस वर्क फंक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए, एच न्यू नोट से। ये न्यू नोट क्या है?
इसको बोला जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, एनर्जी को ऐसे इंडिकेट किया जा सकता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। जो फोटोन की एनर्जी है, जिस मिनिमम एनर्जी का फोटोन चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए, इस एनर्जी को h न्यू नोट से भी इंडिकेट किया जा सकता है। जहां पर ये न्यू नोट क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आइए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के मीनिंग को भी एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड करें। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और फोटोन बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। जी हां, मिनिमम एनर्जी का फोटोन अगर खिलाएंगे उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, मिनिमम एनर्जी का फोटोन हमने खिलाया है, तो उसके कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? मिनिमम होगी। देखिए, अगर ये 5 मिनिमम होगा, अगर ये मिनिमम है, ध्यान से सुना मेरी बात, तो इसके कोरस्पोंडिंग इसकी एनर्जी को देखिए ऐसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए h न्यू नोट से भी इंडिकेट किया जा सकता है। तो इसके कोरस्पोंडिंग ये न्यू नोट भी क्या होगा? ये मिनिमम होगा। और जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन हम खिलाएंगे उस इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस तक लाने के लिए, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या हुई? याद कीजिए क्या हुई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई। आई होप इसको भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद आइए बात करें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन और रेडिएशन नेसेसरी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गिवन सरफेस। देखिए, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। और उसके कोरस्पोंडिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ लैम्डा कैसे रिलेटेड है? न्यू नोट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा नोट, इनवर्सली रिलेटेड है। ध्यान से देखिए, न्यू नोट इज इनवर्सली रिलेटेड टू लैम्डा नोट। अगर ये देखिए, न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो लैम्डा नोट क्या होगा? इसके कोरस्पोंडिंग जो लैम्डा नोट होगा ये होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नोट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है बात? ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी कम हुई, अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो लैम्डा क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम रिक्वायर्ड है तो इसके कोरस्पोंडिंग लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ये मिनिमम है, जी हां, मिनिमम एनर्जी के कोरस्पोंडिंग जो लिमिटिंग वैल्यू हमें चेक करनी है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। और लैम्डा क्या होगा? लैम्डा मैक्सिमम होगा। इसी मैक्सिमम लैम्डा को हम क्या बोलेंगे? इसी मैक्सिमम लैम्डा, लैम्डा नोट को, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कोरस्पोंडिंग है, इसी लैम्डा नोट को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इससे कम वेवलेंथ हुई तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही पाएगा, लेकिन इसके इक्वल हुई तो भी हो पाएगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट हो पाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। लेकिन इससे कम लैम्डा हुआ, ये से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई, ये से ज्यादा एनर्जी हुई, तो देखिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होगा, साथ में रिमेनिंग एनर्जी का क्या होगा? रिमेनिंग एनर्जी उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। ध्यान से देखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को आपने जान लिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप जानते हैं, और वर्क फंक्शन भी आप जानते हैं। तो वक्त हो गया है क्या जानने का? कंडीशन को जानने का। किस कंडीशन के अंडर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा, किस कंडीशन के अंडर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा, और किस कंडीशन के अंडर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाएगा। यहां हमारे पास केस 1 है। देखिए केस 1 क्या है? केस 1 इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, काफी सारे फोटोन्स होंगे, उनकी हमें बात करनी है। चलिए उनमें से एक फोटोन की बात करते हैं, जो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है। इस ई इंसिडेंट की एनर्जी, इस फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा है, और
एच न्यू है। ये हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से बात की है। ये एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या है, लेसर है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही ओवरकम नहीं हो पाएगी। वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी तो हमें प्रोवाइड करनी ही होगी ताकि इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आ पाए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर ऑब्जर्व हो। लेकिन इस केस में इतनी एनर्जी है ही नहीं इस फोटोन की। अगर इतनी एनर्जी इस फोटोन की नहीं है, ये वर्क फंक्शन के इक्वल हो या इससे ग्रेटर हो, ये तो इससे लेसर है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं इजेक्ट हो पाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ओवरकम हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इस केस में आप लिखिए हेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन सरफेस तक नहीं आ पाएगा, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो पाएगा, ये हम जानते हैं। अब वक्त हो गया है केस 2 को जानने का। देखिए केस 2 क्या होगा, ध्यान से देखिए। केस 2, अगर हमारे पास वही मेटालिक सरफेस है और ये देखिए ये इंसिडेंट लाइट का क्या है, फोटोन है, जो कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है। अगर इसकी एनर्जी अगेन ई इंसिडेंट इक्वल है hc बाय लैम्डा की और h न्यू की, इस बार ये एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल है। अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल है, फाई के इक्वल है, तो हम क्या बोल देंगे, वर्क फंक्शन के इक्वल है। ये इलेक्ट्रॉन या मेटल के सरफेस तक आ जाएगा। जी हां, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो पाया है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो पाया है। इस केस में हम क्या बोल देंगे, इस केस में हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, पॉसिबल होगा। इस वर्क फंक्शन के इक्वल जो एनर्जी हमने यहां पर इसको प्रोवाइड की, इस एनर्जी से क्या हुआ है, इस एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ये ओवरकम हो पाई है। अगर ये ओवरकम हो पाई है तो ये इलेक्ट्रॉन जस्ट कहां तक आ पाया है, सरफेस तक आ पाया है। ये सरफेस पर प्रेजेंट होगा। क्या कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रेजेंट होगा। तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। यहां पर मेटल के इन्फ्लुएंस से दूर हो गया है। हमने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी इसको ओवरकम करने के लिए यहां पर वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दी है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। चलिए इसके बाद बारी है केस 3 की। केस 3 में ज्यादा एनर्जी खिलाएंगे। आप देखना इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन भागेगा, दौड़ता हुआ दूर चला जाएगा। कैसे दूर जाएगा, ध्यान से देखना होगा आपको। मेटालिक सरफेस एक बार फिर से आपके सामने है, वही मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन है। कहानी बड़ी पुरानी है। होगा क्या, ये देखिए इंसिडेंट रेडिएशन में काफी सारे फोटोन्स होंगे, लेकिन मुझे तो एक ही फोटोन की बात करनी है जो इसके साथ स्ट्राइक हो रहा होगा। क्या देखिए इंसिडेंट, इंसिडेंट एच न्यू और hc बाय लैम्डा इस बार ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? ये ग्रेटर वर्क फंक्शन से। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए इसने कुछ एनर्जी यूटिलाइज की होगी जो कि वर्क फंक्शन के इक्वल है। इतनी एनर्जी तो हमें यहां से मिल ही जाएगी क्योंकि ज्यादा एनर्जी है फोटोन की। उसमें से कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन के लिए, यानी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए कंज्यूम हो गया होगा। तो रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, सोचिए। जो रिमेनिंग एनर्जी का जो पार्ट होगा उससे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आएगा पहले, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सरफेस से दूर भाग जाएगा। जी हां, दूर भाग जाएगा। क्यों दूर भाग जाएगा? क्योंकि इस बार इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि रिमेनिंग एनर्जी इसकी क्या होगी,
काइनेटिक एनर्जी होगी। वर्क फंक्शन के अलावा जो एनर्जी होगी यह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब इसी बात को आइंस्टाइन ने फील किया, रियलाइज किया, तो एक बेहतरीन मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में इसको आइंस्टाइन ने एक्सप्रेस किया। आइंस्टाइन ने कहा इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से दो काम हो पाए हैं। पहला काम, वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी यूटिलाइज हो पाई है, यानी वर्क परफॉर्म हुआ होगा उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने के लिए, या फिर उस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए। तो देखिए इस एनर्जी को क्या नाम दिया गया, वर्क फंक्शन। इसके अलावा जो रिमेनिंग एनर्जी होगी ये क्या होगी, रिमेनिंग एनर्जी उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया जाए, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या होगी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। ये दो हिस्सों में डिवाइड हुई होगी। अगर ऐसा है तो देखिए, अगर यहां प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से बात की जाए इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी की, तो इसको ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये होगी hc/λ, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को यूज करते हुए ये देखिए क्या होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को यूज करते हुए ये होगी hc/λ0। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये ½ mv²। तो यहां से देखिए hc/λ इज इक्वल टू hc/λ0 प्लस ½ mv²। तो देखिए इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है, hc/λ इज इक्वल टू hc/λ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी और ½ mv²। hc/λ को h न्यू से भी इंडिकेट किया जा सकता है, hc/λ0 को h न्यू नोट से भी इंडिकेट किया जा सकता है, और ये काइनेटिक एनर्जी ½ mv² आपके पास है ही। यहां से देखिए आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं जिससे आसानी के साथ आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। अगर इन रिजल्ट्स को आपने याद कर लिया है तो न्यूमेरिकल पोर्शन में आपकी काफी आसानी हो जाएगी, आप बेहतरीन अंदाज में न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए अभी हमने बात की केस 3 में भी इसी किस्से की बात की है। अगर हम यहां पर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, वर्क फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कंज्यूम होगी और उसके बाद रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा इस केस में, बिल्कुल होगा। ये तो ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और साथ में उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी यहां पर नॉन जीरो होगी। इस केस में हम बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड with non-zero kinetic energy, चलिए इसके बाद इन्हें नटशेल अगर बात करनी हो, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इन्हें नटशेल अगर बात करनी हो तो ऐसे की जा सकती है। कैसे, अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी h न्यू लेसर है वर्क फंक्शन से, तो इस केस में हम बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। और अगर ऐसा है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू है वर्क फंक्शन की, इस केस में हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। जी हां, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के इक्वल है तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और ग्रेटर है तो होगा ही, ज्यादा एनर्जी है तो होना ही है, लेकिन कम है तब वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो चलिए अब वक्त हो गया है आगे चलने का। इस कहानी से जुड़े हुए काफी सारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें जानना है। पॉइंट नंबर 1, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन एविडेंस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आप बिल्कुल सही हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर का ही प्रूफ है। किसके पार्टिकल नेचर का, लाइट के पार्टिकल नेचर का। देखिए
फोटोन स्ट्राइक होने से ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाया है। ये कौन सा नेचर है? ये लाइट का पार्टिकल नेचर है। पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से देखिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। इसको हम आइंस्टाइन के फॉर्मूला से देख सकते हैं। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। क्या देखिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें और इस फ्रीक्वेंसी की बात करें, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। तो होगा क्या? जैसे ही फोटोन ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ स्ट्राइक करता है या ज्यादा एनर्जी के साथ स्ट्राइक करता है, वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी है, इसको हमें कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो होगा क्या? अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है बात? तो देखिए यहां पर, यहां इस केस में वर्क फंक्शन तो डिफर करता नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी ही क्या हो पाएगी? इंक्रीज हो पाएगी। उम्मीद करता हूं ये आपने अंडरस्टैंड किया है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम होने पर काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेटेड है। आइए इसकी बात ग्राफिकली करते हैं। ग्राफिकली अंडरस्टैंड करना हो तो कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है? यहां y एक्सिस पर बात की जाएगी काइनेटिक एनर्जी की और x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी। तो देखिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद ही, ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की जाएगी। यानी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी फोटोन की, वह फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की, इसके बारे में बात हो चुकी है, एक बार फिर से देख लेंगे। इसके अलावा अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी करते हैं तो क्या होगा? कम फ्रीक्वेंसी करते हैं तो क्या होगा? कम फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी करते हैं, इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो उससे क्या होगा? रिमेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से न्यू नोट के बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करते हैं उससे इसकी काइनेटिक एनर्जी ही इंक्रीज हो रही होगी। ये हमें पता चलता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी अगर ये न्यू इंक्रीज होगा। अगर ये इसके इक्वल है, एच न्यू नोट के इक्वल है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। आप इस केस में देख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट। यहीं से स्टार्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी भी लीनियरली क्या कर रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी। तो ग्राफ कैसा होगा ये आपके सामने है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अगर इसकी बात की जाए, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। इससे कम हुई तो उस केस में वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है? देयर इज नो टाइम गैप, देयर इज नो टाइम गैप और टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, जैसे ही फोटोन स्ट्राइक करता है तुरंत इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ जाएगा। क्लियर है बात? और ज्यादा एनर्जी के साथ अगर फोटोन स्ट्राइक करता है तो सरफेस से दूर भी चला जाएगा। कोई भी टाइम लैग और टाइम गैप नहीं होगा। काफी ज्यादा स्पीड से फोटोन स्ट्राइक करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा स्पीड से कौन स्ट्राइक करता है? फोटोन। तो इलेक्ट्रॉन भी जल्दी बाहर आ जाएगा, कोई भी टाइम लैग टाइम गैप नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। देखिए इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा एरिया पर लाइट फॉल करती है, इंटेंसिटी कम है तो देखिए कम एरिया पर लाइट फॉल करती है। इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो लाइट ज्यादा एरिया पर फॉल करती है। इससे क्या होगा? अगर लाइट ज्यादा एरिया पर फॉल करती है, इससे क्या होगा? इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो पाएगा। यहां देखिए कम इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो पाएगा, ज्यादा एरिया पर लाइट फॉल करती है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएंगे। जी हाँ, फोटो इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होगी। ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 को हमें डिस्कस करना है। काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। इसके लिए हमारे पास
एक मैथमेटिकल रिजल्ट है जिससे हम आसानी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, ये देखिए एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर न्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। और ये देखिए अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। लेकिन यहां पर इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है। इंटेंसिटी ज्यादा होने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट होंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही होगी। सेम क्यों होगी, सोचिए इसके बारे में। सेम इसलिए होगी, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक फोटोन स्ट्राइक करता है, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी तो सेम है। इंटेंसिटी ज्यादा होने से ज्यादा एरिया पर लाइट फॉल करती है, ऐसा बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है इंटेंसिटी ज्यादा होने का कि वहां पर फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका क्या मीनिंग है, इंटेंसिटी ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी। आई होप पॉइंट नंबर 5 को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए वाई एक्सिस पर मैंने काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर किया है, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को। ग्राफ कैसा होगा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास है। तो ग्राफ कैसा होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार से लीनियरली क्या होगी, वेरी होगी। ग्राफ ऐसा होगा, आप देख सकते हैं ग्राफ ऐसा होगा। अगर इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ कैसा होगा, कितनी भी इंटेंसिटी वेरी हो, क्या यहां पर काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। तो ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ ग्राफ आपको मिल पाएगा, ग्राफ ऐसा होगा। अगर आप इन दोनों ही ग्राफ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो चलिए आगे चलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं। ये थ्योरी पार्ट में लास्ट टॉपिक है जो हमें आज इस सेशन में अंडरस्टैंड करना है। देखिए क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन इंसिडेंट बीम ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन वर्क पोटेंशियल ऑफ मेटल इज डायरेक्टेड ऑन इट। देखिए अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी का फोटोन मेटल के साथ स्ट्राइक करता है तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। अगर इस काइनेटिक एनर्जी को जीरो बना दिया जाए, कहां स्टोर हो जाए काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाए, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होगा या जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए किस टाइप की अरेंजमेंट से इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। एक ग्लास ट्यूब हमारे पास है, ये ग्लास ट्यूब है, ये मेटल सरफेस है जहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ये देखिए ये कलेक्टर है, यहां से इजेक्ट होगा एंड यहां कलेक्ट होगा, बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो होगा क्या, सबसे पहले बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव से इसको कनेक्ट करते हैं, तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्लियर है बात, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो जैसे ही फोटोन स्ट्राइक करता है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ इजेक्ट होगा और यहां से चलता हुआ यहां पहुंच जाएगा। ये कलेक्टर है, रिसीवर है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर इसकी सफिशिएंट एनर्जी है, वर्क फंक्शन से ग्रेटर एनर्जी के साथ अगर ये फोटोन स्ट्राइक करता है तो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा और इस पर प्लस चार्ज है तो यहां पर पहुंच जाएगा। काइनेटिक एनर्जी होगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि यहां कलेक्टर तक पहुंच जाएगा। अगर इस सिचुएशन को रिवर्स कर दिया जाए तो सोचिए क्या होगा। अगर इस सिचुएशन को हम रिवर्स करते हैं, आगे चलते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं। अगेन ग्लास ट्यूब हमारे पास है, ये ग्लास ट्यूब है, ये मेटल सरफेस है, ये कलेक्टर है। अब देखिए इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से
कनेक्ट करते हैं। पहले नेगेटिव से कनेक्टेड था, उसे पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है, तो होगा क्या, यहां जो इलेक्ट्रॉन पहले इजेक्ट हो रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ना हो पाए, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, ये इजेक्ट हो ही ना पाए, तो इसके लिए मिनिमम पोटेंशियल आपको क्या अप्लाई करना होगा, जिस मिनिमम पोटेंशियल पर ऐसा हो जाए ये प्लेट इसको जाने ना दे, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है, इस पोटेंशियल को अप्लाई करने से, देखिए इस बैटरी को अप्लाई करने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। ऐसा मिनिमम पोटेंशियल जो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को 0 बना दे, यह मिनिमम पोटेंशियल क्या होगा, यह मिनिमम पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुकी है। एनर्जी कंजर्वेशन से हम आसानी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी 0 हुई, कहां गई काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुकी है। अगर स्टोर हो चुकी है तो हम बोल सकते हैं हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, और स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है, इसको V0 से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, E होगा। तो इस प्रकार से आपको हाफ mv² स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में मिल जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² E V0 की इक्वल है। तो इन फॉर्मूलाज में E V0 को पुट किया जा सकता है, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक ये फॉर्मूला हमारे पास है, दूसरा हमारे पास इसी में ही इस फ्रीक्वेंसी न्यू को c बाय लैम्डा पुट करने से hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक ये फॉर्मूला हमारे पास है, इस काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² भी पुट किया जा सकता है, जी हां हाफ mv² भी पुट किया जा सकता है। तो यहां से देखिए क्या मिलता है, अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² को E V0 से रिप्लेस किया जाए, फिर V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो क्या होगा h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नोट प्लस E V0। इस फॉर्मूला को भी आप ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन में स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की गई हो, इसका क्या मीनिंग है, आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसके अलावा देखिए h न्यू इज इक्वल टू या फिर hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नोट प्लस E V0। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² को देखिए क्या पुट किया, E V0 पुट किया। ये पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक और रिजल्ट मिलता है। इन दोनों में किसी को भी अप्लाई किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात की जाए तो इसको अप्लाई करेंगे, अगर यहां बात की जाए लैम्डा की टर्म्स में तो आसानी के साथ इसको भी अप्लाई किया जा सकता है। आई होप सभी रिजल्ट्स आपको क्लियर हैं। अगर आप इन सभी फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं और याद कर चुके हैं तो चलिए अब क्वेश्चंस को सोल्व करने की बारी है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इफ लैम्डा एंड लैम्डा नोट आर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेसेस। देखिए h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको हम जानते हैं। यहां से लैम्डा की टर्म्स में ये एनर्जी क्या मिलती है, hc बाय लैम्डा, और लैम्डा की टर्म्स में ये क्या मिलती है, hc बाय लैम्डा नोट। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। तो यहां से देखिए स्पीड v क्या होगी, ये होगी hc को कॉमन लेने के बाद 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नोट यहां है। अब देखिए ये hc बाय लैम्डा नोट हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, hc को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमें ये मिलता है। अब इस 2 को भी इस तरफ शिफ्ट करने के बाद यहां क्या मिलेगा, 2hc। m से डिवाइड करने के बाद डिवाइड बाय m, इसकी पावर 2 थी,
अगर यहां पावर 1 होगी तो राइट साइड पावर क्या हो जाएगी 1/2। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऐसा ऑप्शन बी ऑप्शन है। यहां पर लैम्डा लैम्डा नोट एलसीएम लेने के बाद लैम्डा नोट माइनस लैम्डा ही तो मिलेगा आपको। अगर लैम्डा लैम्डा नोट एलसीएम लेंगे तो राइट आंसर क्या मिलेगा आपको, राइट आंसर बी ऑप्शन मिलेगा। चलिए इसके बाद वक्त हो गया है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम मेटल सरफेस फॉर फ्रीक्वेंसीज ν1 एंड ν2। ν1 ग्रेटर है ν2 से if maximum kinetic energies of photoelectrons in two cases are in the ratio of 1:k, then threshold frequency ν नोट is given by। तो देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν नोट क्या होगी, इसकी हमें बात करनी है। वर्क फंक्शन दोनों ही केस में सेम होगा, सेम मेटल सरफेस है, वर्क फंक्शन हमें सेम कंसिडर करना है। इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो देखिए क्या करेंगे इस केस में, दोनों ही सरफेस के लिए अप्लाई करेंगे क्या, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखिए सरफेस 1 के लिए एच न्यू 1 इक्वल होगी एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 के, एंड सरफेस 2 के लिए एच न्यू 2 इक्वल होगी एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 के। अब यहां से देखिए काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है, 1:k है। तो एक तरफ काइनेटिक एनर्जी को रखा जाएगा और बाकी चीजें दूसरी तरफ होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर ऐसा करना है तो देखिए हमारे पास क्या होगा, एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1, एंड सेकेंड केस में एच न्यू 2 माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2। ध्यान से देखना न्यू 1 ग्रेटर है न्यू 2 से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान से देखना इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हेंस काइनेटिक एनर्जी 1 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 2। आई होप इसको भी आपने अंडरस्टैंड किया है। तो रेशियो लेने पर ध्यान से देखिए, रेशियो लेने पर क्या होगा, एच 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 कैंसिल हो जाएगा। ये रेशियो 1:k है या k:1 है, जहां पर k ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा। ये कंडीशन भी आपको गिवन है, k इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी किस केस में ज्यादा है, ये आपको गिवन है k 1 से ग्रेटर है, और काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में ज्यादा है, ये हम जानते हैं। फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो रेशियो क्या होगा, ये होगा k:1, यानी k1/k2, k/1 है। अगर ऐसा है तो ν1 माइनस न्यू नोट डिवाइडेड बाय ν2 माइनस न्यू नोट इज इक्वल टू k/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, ν1 माइनस न्यू नोट इज इक्वल टू k ν2 माइनस k न्यू नोट। ध्यान से देखिए अगर इन टर्म्स को रीअरेंज किया जाए तो यहां से क्या मिलेगा, देखिए इन टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद क्या मिलता है, ν1 माइनस k ν2 इज इक्वल टू न्यू नोट माइनस k न्यू नोट। यहां से देखिए न्यू नोट क्या होगा, न्यू नोट इज इक्वल टू कॉमन लेने के बाद, न्यू नोट को कॉमन लेने के बाद क्या मिलता है, 1 माइनस k मिलता है। तो यहां से आपको न्यू नोट मिलेगा ν1 माइनस k ν2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस k, और इसको ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, न्यू नोट इज इक्वल टू k ν2 माइनस ν1 डिवाइडेड बाय k-1। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें ऐसा गिवन है, कौन से ऑप्शन में हमें ऐसा गिवन है। ध्यान से देखिए हमारे पास k ν2 माइनस ν1 इज इक्वल टू k-1 है, k ν2 माइनस ν1 इज इक्वल टू k-1 है। ऐसा ऑप्शन बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हुआ इसका क्या, राइट आंसर। आई होप आप भी इसके राइट आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो देखिए न्यू नोट आपको क्या मिलता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट k ν2 माइनस ν1 डिवाइडेड बाय k-1, जो कि करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है। यहां पर k ग्रेटर देन 1 आपको गिवन है, इसीलिए ज्यादा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय कम काइनेटिक एनर्जी के इस रेशियो को k/1 से हमने इक्वेट किया। इसी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में
हमारे सिलेबस में इतना ही। फिजिक्स में आप इसकी और ज्यादा गहराई जानेंगे और ज्यादा डिटेल में आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हमें अंडरस्टैंड करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है बोर मॉडल को। तब तक के लिए अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करते रहें और ऐसे इसी बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।